जब से आज़म ख़ान का बयान आया है और ऑब्वियसली हर जगह पे वो डैमेजिंग इम्पैक्ट रखता है उसका उनका जो बयान है, ये बात दुरुस्त है कि जो स्टेटमेंट उनकी आई है, जो हमने प्रोग्राम्स में भी कल पढ़ी, वो उनके ओरिजिनल बयान में से पॉइंटर्स लिए गए हैं। मैंने जब मज़ीद तहकीकी तो पता चला कि दफ़ा जो 164 की स्टेटमेंट है उसको इस तरह टीवी पे शायद आप दिखाया नहीं जा सकता, तो उसके पॉइंटर ज़रूर पड़े। तो सोशल मीडिया पे एक अजीब सा तूफ़ान उठा हुआ था जो कि मेरे ख़्याल में सही सवालात की तरफ नहीं जा रहा था, गलत सवाल उठा रहा था। वो सवाल ये उठा रहे थे कि जी ये तो कहीं से आया है। भाई कहीं से आया है, कौन कह रहा है कहीं से नहीं आया? जिन्होंने बयान लिया है, जिस तरह बयान आया है मजिस्ट्रेट के सामने, वहाँ पे कहीं से भी आ सकता है। प्रॉब्लम ये है कि आपको जब ख़बर मिलती है, कोई डॉक्यूमेंट मिलता है, इस पे आपके जहन की इख्तरा आप हज़ार सवाल उठा लेंगे। जनाब ये आपने किस सोर्स से लिया है? आपका सोर्स सरकारी है, आपका सोर्स गैर सरकारी है, आपका सोर्स इस्टेब्लिशमेंट है, आपका सोर्स जो है वो गैर इस्टेब्लिशमेंट है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ख़बर कहीं से भी आ जाए, ख़बर सही होनी चाहिए। ख़बर कहीं से भी आए, आपका फ़र्ज़ है बीइंग अ जर्नलिस्ट के आप लोगों तक पहुँचा दें। आज से पहले क्यों नहीं कभी आज़म ख़ान तो कई दिनों से लापता है, क्यों नहीं आज़म ख़ान के ऊपर आया कि जी आज़म ख़ान ने ये कह दिया, आज़म ख़ान ने वो कह दिया? उन्होंने कहा है, मजिस्ट्रेट के सामने कहा है, ये पूरे पाकिस्तानी मीडिया की खबर है। अब इसके ऊपर वो खबर कहाँ से आई है, किस तरह आई है, ये तो बड़ी अहमको वाली बात है। ख़ासतौर पे जो मुल्क से बाहर बैठे यूट्यूबर्स हैं जो फ़रार हुए में, अल्लाह उनको खैर पाकिस्तान में भी वापस आने की तौफीक दे। और उनके आई कैन अंडरस्टैंड, मैं कोई सटायर नहीं कर रहा, बुरे हालात के अंदर ऑब्वियसली उनको जाना पड़ा होगा, उनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी इधर, लेकिन वहाँ से बैठ के बात करना बड़ा आसान है और मौजू को ट्विस्ट कर देना उससे भी ज़्यादा आसान है। मौजू ये है कि साइफ़र के ऊपर इससे पहले PMLN के बहुत से ब्यूरोक्रेट्स पकड़े गए, फवाद हसन फवाद पकड़े गए, हाथ चीमा पकड़े गए। हमने अभी तक नहीं देखा कि उनकी तरफ से, जबकि इमरान खान साहब का दौर था, 164 की स्टेटमेंट शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आई हो। अगरचे मैं इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि जो केसेस बने हुए शहबाज शरीफ साहब पे मनी लॉन्ड्रिंग के या हमजा शहबाज के ऊपर, वो केसेस गलत हैं या सही हैं, उसका फ़ैसला अदालत ने करना। एक का तो कर दिया हुआ है, आज ही किया गया एहतसाब, अदालत ने एक फ़ैसला कर दिया कि जी शहबाज शरीफ हमजा मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। अब बहुत से लोगों के नज़दीक इसकी टके की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जिस वक्त मतलब हैरानकुन बात है कि वही एहतसाब अदालत, वही कोर्ट्स जो है जिस वक्त शहबाज शरीफ पावर में नहीं थे, उनको 1.5 साल के लिए जेल में बंद किया हुआ था। उस वक्त अदालती निज़ाम गलत था। आज जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर बनते साथ ही वो अदालतों से बरी भी होना शुरू हो गए। तो या फिर अब गलत है, या अब गलत है तो तब सही था, अगर उस वक्त सही था तो अब गलत है। ये तो है पोजीशन जुडिशल सिस्टम की। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि बजाय इसके कि इमरान खान साहब से सवाल पूछा जाए कि आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने आपके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, और जो कि दूसरे ब्यूरोक्रेट्स अपने लीडर्स के खिलाफ नहीं दे सके, यानी कि आहत चीमा फवाद, उन पर भी बड़ा टॉर्चर हुआ होगा मेंटल, उनको भी बड़ा कैदों में रखा गया है। कई के साल उन्होंने कैद तनहाई काटी, जॉब से गए, उनके इतने साल की कैरियर तबाह हो गया, लेकिन उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। या तो इसकी एक वजह यह है कि वो स्टेटमेंट थी भी तब भी वो ढीठ बन के सारा वायलेंस बर्दाश्त कर रहे थे, या फिर वो उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था शहबाज शरीफ वगैरह के खिलाफ, तो वो नहीं दे सके। आज़म खान के पास था, उन्होंने दे के अपनी जान छुड़ा लिया। अगर वो किसी प्रॉब्लम में भी थे, अगर 1 महीने से वो गायब भी थे, इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो हकायक बता रहे हैं तो ये तो बड़े अलार्मिंग है। उसका जवाब देना चाहिए सोशल मीडिया पे, आप चाहे भले देना चाहें, भले आप इमरान साहब आजकल वीलॉग कर रहे हैं यूट्यूब पे, भले उस पर वो दे दें जवाब, लेकिन जवाब ज़रूर दें कि साइफ़र पे जो उनकी ऑडियोज़ आई, और जिस तरह अमेरिका से बाद में उन्होंने ऑलमोस्ट माफ़िया मांगी कि जी अमेरिका तो इसमें मुलविस ही नहीं था, फिर वो मोहसिन नकवी तक मामले को ले गए कि ये लोग मुलविस थे, हुसैन हक्कानी मुलविस था। इसका जवाब अवाम को मांगना चाहिए, लेकिन कोई मांगने को तैयार नहीं। अब इमरान साहब के जो क्या, अगर दामन बिल्कुल साफ है, जो मेरे नज़दीक होगा साफ, जब तक कि वो ही इज़ नॉट बीन प्रूवन गिल्टी, ही इज़ इनोसेंट। लेकिन अब आप देखिए कि डिले टैक्टिक्स भी कोई ट्रांसपेरेंट बात नहीं है कि अगर आप पे मुकदमा हुआ हुआ तो आपको डिले किए। तोशा खाना का जो केस है, इसको 7 माह से ऊपर हो चुका हुआ है, और इमरान साहब कहते हैं कि मेरे हाथ साफ हैं इसके अंदर। 37 समातों में सिर्फ एक मरतबा अदालत पेश हुए, वो भी बमुश्किल, जिस तरह उनकी हाजिरी लगवाई गई आई थिंक गाड़ी में बैठ के। इसी तरह कभी वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं, कभी हाई कोर्ट से ज़मानत और कभी हुक्म इम्तला आ जाता है उनके लिए, या वो अप्लाई कर देते हैं, कभी जज पे एतराज़ उठा देते हैं। तो नैब में भी जो केस चल रहा है 5 माह तोशा खाना का, उसमें 3 बार अब तक नोटिस भेज चुका है नैब का चेयरमैन जो है, PTI के चेयरमैन को, नैब वाले, लेकिन उन्होंने जो है अभी तक वो नैब में पेश नहीं हुए। भाई मामला ख़त्म करें, आपको लगता है आप हक पे खड़े, आप एविडेंस दें और जान छुड़ाएं।
आखिरी बार 17 जुलाई को नैब ने चेयरमैन पीटीआई को बुलाया था, अभी तक वो पेश नहीं हुए। अभी 25 जुलाई को इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग साइफर की तहकीकात में बुलाया गया, मुझे उम्मीद है उस पर पेश नहीं होंगे। ये साइफर का मामले में भी आप वज़ीर कानून की बात सुन रहे थे और इस वक्त ऑब्वियसली उनके हाथ में उतरा है, तो ये कितना सीरियस केस होने जा रहा है इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि इसमें गद्दारी का एलिमेंट भी आ रहा है, आर्टिकल 6 भी आ रहा है, आर्टिकल 5 भी आ रहा है, बहुत से आर्टिकल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी आ रहा है। इस पर ज़रूर बात करेंगे। और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के अंदर इस वक्त सियासत जो चल रही है उसमें अगेन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ को अगर आज़ादाना तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की परमिशन ना मिली तो ये इलेक्शन कितना क्रेडिबल होगा और इलेक्शन हो भी रहा है या नहीं। मिस हाफिजुल्लाह न्याई साहब मौजूद हैं, मुर्जा सोलंकी साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर अहमद पनसोता साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। हफीजुल्लाह न्याई साहब, साइफर में आज़म खान के बयान की क्या अहमियत या क्या वैल्यू हो सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में? क्या ये केस तोशा खाना, एनसीए स्कैम, 9 मई इससे भी बड़ा साबित हो सकता है? देखिए जी कामरान, शुक्रिया। आज़म खान, आप पहले तो देखें ना कि आज़म खान कोई आम बंदा नहीं है। जैसे आपने जिक्र किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हैसियत से काम करते रहे हैं। यही बात हैसियत नरगिस सेठी साहबा की गिलानी साहब के साथ थी, यही फवाद साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ थी। आपने देखा नहीं किस तरीके से नवाज शरीफ साहब के मिनिस्टर्स भी जो थे वो भी अपने आप को इनकैपेसिटेटेड फील करते थे फवाद साहब के सामने। और सारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म हाउस की तरफ जो चीज़ जाती थी या जा सकती थी या यहाँ निकलती थी, 1 घंटा घर होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और फिर ज़ाहिर आज़म खान का जब तूती बोलता रहा इमरान खान साहब पूरे दौर इक़्तिदार में और पूरा वर्चुअली रन करते रहे, बल्कि कई मिनिस्टर जो है सैक हुए, तो उन्होंने बताया कि हमें तो आज़म खान ने डायरेक्ट किया है, फिरदौस शेखवान ने या एक और नहीं साहब, लेकिन इनके बयान की क्या वैल्यू है जबकि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि 1 महीने के लिए इनको अगवा कर दिया गया था और उसके बाद प्रेशराइज करा के लिया गया, इसकी क्या वैल्यू है सर? ये आप ठीक फरमाएंगे, बड़े इन्फ्लुएंशियल थे वो तो उनकी कैबिनेट में। देखिए, एज लॉन्ग एज वो डिनाई नहीं करते 164C का बयान, तो उसकी वैल्यू बिल्कुल ऑथेंटिक है। क्योंकि जो बुनियादी सवाल मुझे स्टेट ने पूछ के किया होगा तो ये पूछा हुआ होगा कि आप किसी दबाव के तहत नहीं दे रहे बयान, आप सारा इसके बाद आप एक आज़ादी के साथ दे रहे हैं। आपको उसके बाद जब पुलिस की कस्टडी में होते हैं तो उसके बाद उनको फ़ौरन ही जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया जाता है ताकि उसके वो उनको हवाले नहीं किया जाता जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनके सामने। उसकी बड़ी वैल्यू है। लेकिन क्राइसिस ये है कि जी उसके अंदर कई चीज़ें नई निकली हैं। मसलन साइफर का गुम होना और स्पेसिफिक कहना है कि इमरान खान साहब के ने लिया और फिर उन्होंने 2 दिन बाद कहा गुम गया है, इसमें कोई उनकी जान बख्शी नहीं होती। फिर मत भूलें कि उसके पीछे एक ऑडियो का बैकग्राउंड आ रहा है। उस ऑडियो के अंदर जब आज़म खान साहब भी उनको उस तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से मैं मिनट से बताऊंगा तो किस तरीके से उसको अपने तरीके से उसको ढाल दूंगा। या ये है कि जी जो इमरान खान साहब कहते हैं कि इनके साथ हमने खेलना साइफर के, और असद उमर के सवाल पे कहते हैं कि हमने स्पून फीडिंग करनी है। ये वो सारी चीज़ें जो थी पहले से मौजूद थी जिसके ऊपर खासा शोर मचा हुआ था। लेकिन आज़म खान के आने से देखें सूरत हाल ये है कि वो उनका पूरा कैरियर स्टेक है। मेरे तो सिर्फ ये मुझे तकलीफ़ हुई है कि ये आज़म खान का ये बयान जो था ये अप्रैल 2022 में भी आ सकता था। मुझे बड़ा जब रह कि इतना गुस्सा आता है और इतनी मुझे तकलीफ में जाता हूँ। इमरान खान साहब का वहीं पे निप्ट इवल इन द बर्ड, वहीं से जड़ से उखाड़ दिया जाता सारी जो है सारा सिलसिला। जो आज़म खान तो घड़ी की मछली थी, वो तो इस बैगेज के साथ, साइफर बैगेज के साथ, उनको तो एक दिन ही, आप 1 महीना कहते हैं, मैं कहता एक पहले दिन कह दिया होगा कि अब आप बंदोबस्त करें, जो कहना चाहते मैं कह दूंगा। तो सारी चीज़ें एज ए ब्यूरोक्रेट वो एक बड़े अजीबो गरीब सूरत हाल से दो चाह रहे हैं कि एक आपने क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसकी बात हो रही है, एक पाकिस्तान का जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बात हो रही है, और एक कोडेड लैंग्वेज को इन्होंने उसको आम करके पाकिस्तान के जो सीक्रेट्स जो हैं हल्फ के ताज जो वज़ीर आज़म ने आम किए। लेकिन अगर उस वक्त करते जनरल बाजा साहब ने जो 12 कमेंट में देता जाता हूँ, ये मौजूद नहीं है, लेकिन ये हकीकत ये है कि उनको चूँकि अपनी एक्सटेंशन के लिए हर सूरत में हर काम करना था, इमरान खान साहब को उन्होंने तवाना किया, ताकत दी ताकि। लेकिन साहब ये भी तो ऑन द रिकॉर्ड है कि जनरल बाजवा को मार्च के अंदर इन्होंने एक्सटेंशन की ऑफर की थी इमरान खान ने ताहियात इनडेफिनेट पीरियड के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं दी ताहियात। ये देखो ना, उसका बदला भी उन्होंने चुकाने की भी कोशिश की कि तब भी उनको निगरान हुकूमत चाहिए थी। वो क्या था
कि बाजवा साहब अपोजिशन से मनवा लेते हैं। ठीक है, राइट। आपके नजदीक साइफर जो है जी वो आप तहरीक इंतमाम वापस ले। नहीं साहब, आपके नजदीक साइफर का केस बड़ा स्ट्रॉन्ग केस हो सकता है इमरान के खिलाफ, इमरान साहब के खिलाफ? बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है ये। ओपन एंड शट के उनके बदकिस्मत इमरान खान साहब के सारे केस ओपन शट केसेस है। मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। डिले इनजस्टिस हो रहा है सर, यहाँ पेशियों पे लोग नहीं आ रहे। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। और सुनने ना दे, बात करते हर अदालत में। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अहमद पंसोटा साहब एडवोकेट हैं, ज़्यादा अच्छी रहनुमाई हमारी कर सकेंगे। अहमद साहब बहुत वार्म वेलकम। पहले तो आप शो पे तशरीफ़ लाए, बार बार आते रहिएगा। मेरा सिर्फ सवाल बुनियादी ये है कि बीइंग अ लॉयर भी और बीइंग अगर आप अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करें तो जितने ट्विस्ट और जितने यू टर्न्स इमरान खान ने साइफर के बयानिए पे लिए, जिस तरह उन्होंने सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया, फिर उनकी ऑडियोज़ आई, हमें पता है कि वो ऑडियो जो है उनकी आवाज़ है, उसको उन्होंने ओन भी किया कि यस, बल्कि उस पर एतराज़ उठाया कि रिकॉर्ड क्यों की गई। और अब ये जो इनका बयान आया है, और इसमें सबसे बड़ी बात कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को आपने अपने घर रख के उसके बाद गुमा भी दिया। आपके नज़दीक अपार्ट फ्रॉम एनी पर्सनल एफिलिएशन मेरी या आपकी या किसी की, ये सीरियस केस किसी मुल्क में हो नहीं सकता किसी भी एक्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, साइफर वाला मामला जो है सर? कामरान साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। जी सबसे पहले जो बात है ना जी, हमने इसको कानून के पैराए में देखना है, किसी भी स्टेटमेंट को, जिस तरह हमने इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट को कानून के पैराए में देखा था। अब इसमें 3-4 बड़े बुनियादी कानूनी पेचीदगियाँ हैं। नंबर 1, एक FIR के बगैर 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। इस पे 2008 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। दूसरी बात, जब आप 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और वो क्रॉस एग्जामिन्ड नहीं है तो उस स्टेटमेंट को किसी शख्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, 164 की जो स्टेटमेंट है वो जब रिकॉर्ड की जाती है तो कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स होती हैं। यहाँ पर स्टेटेडली ऑन रिकॉर्ड हम देखते हैं कि वो पहले जो गायब हैं, बल्कि FIR जो दर्ज है वो उनके अगवा की दर्ज है गालिबन। उसके बावजूद सडनली ये सरफेस होते हैं और एक 164 की स्टेटमेंट आ जाती है। 164 की स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि ये डेरेस और कोवर्जन से ना ली गई हो। इसी तरह अगर आपको याद हो तो PTI नैरेटिव बनाती थी अगेंस्ट इसहाक डार साहब, लेकिन चूंकि वो कानूनी तौर पर सस्टेनेबल नहीं थी तो लिहाजा उस स्टेटमेंट पर बात नहीं हो सकती थी। इस स्टेटमेंट पर भाई जब तक एक तहकीक नहीं होगी जिसमें आजम खान साहब खुद आकर इसको ओन करें और उसके बाद उनको क्रॉस एग्जामिन यानी उनको पर जरा हो और फिर ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर आए, तब तक अगर वो ओन भी कर ले, अगर वो ओन कर लें तो फिर आपके नजदीक ये बड़ा डैमेजिंग हो सकता है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए, अगर वो ओन कर लें आके उसको। सर ऑफ कोर्स अगर इस स्टेटमेंट के कंटेंट्स जो हैं, अगर इस स्टेटमेंट के कंटेंट्स दुरुस्त हुए तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी सीरियस केस, इस पर तो दो राय है ही नहीं। बट प्रॉब्लम कामरान साहब ये कि अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाएं तो 164 की जो स्टेटमेंट्स हैं, एक्सेप्ट जहां पर एक लड़की ने भाग के शादी करनी है, उसके अलावा मैंने कभी ज़िंदगी में सक्सीड करती नहीं देखी। और वो 164 की स्टेटमेंट्स हमेशा ड्यूरेस में रिकॉर्ड की जाती हैं, स्पेशली पोलिटिकल मैटर्स में या जब किसी बड़े शख्स को उठाया जाता है। हमारा आर्टिकल 10A भी आइन में मौजूद है जो कहता है ड्यू प्रोसेस होना है और हर चीज़ कानून के मुताबिक होनी है। अब कानून के मुताबिक अगर आप देखें तो पाकिस्तान की अदालतें ना तो नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट कर सकी हैं, ना शहबाज साहब को, ना इमरान खान साहब को, ना जरदारी साहब को, ना बेनजीर साहिबा को। यहाँ कन्विक्ट कौन होता है? या कन्विक्ट होता है जिस बेचारे ने जेब काटी हो या कोई छोटा क्रिमिनल कन्विक्ट होता है। ये अदालतों का जो सारे का सारा निज़ाम है, ये एविडेंशरी इतनी इसके ऊपर बंदिशें हैं कि कोई भी स्टेटमेंट क्वालिफाई नहीं करती इन दी एंड जो किसी आदमी को कन्विक्ट करे। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इन द लॉन्गर रन ये भी उसी किस्म की एक स्टेटमेंट होगी जिसको शायद आज से 2 साल बाद आपके प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं और हम कहेंगे जी बड़ी ज्यादती हुई थी, उस वक्त उनसे जबरदस्ती बयान किया गया, जिस तरह मैं इसहाक डार साहब को डिस्कस करता हूं। छोटा साहब, मैं आपसे आधी बात से एग्री करता हूं, आधी बात जरा मैं आपसे थोड़ा इख्तिलाफ करके मैं ये कहूंगा कि डिपेंड करता है कि माहौल क्या बना हुआ है। अब देखें ना कि माहौल आजकल ये बना हुआ है कि एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला आ गया है कि शहबाज शरीफ हमजा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी, हो सकता है वो मासूम हो, लेकिन वो फैसला आया तभी जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, बाप उनका प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद भी बरी हो गए, बेटा उनका जो है वो ऑब्वियसली वो भी बरी हो गया साथ। तो अब अगर तो हालात यही रहते हैं इमरान खान के खिलाफ, जो कि नज़र आ रहा है कि जो उन्होंने शुरू की थी जंग अननेसेसरी, मेरे नज़दीक एक बड़ी जाहिलाना जंग थी, जिसने भी उनको मशवरा दिया कि PDM को छोड़ के फ़ौज के साथ लड़ जाओ, जबकि फ़ौज ऑब्वियसली उनके खिलाफ उनके मुकाबले पे कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ रही थी, आर्मी चीफ भी प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं था और कोर कमांडर्स भी वज़ीर आला के उम्मीदवार नहीं थे। तो माहौल अगर ये कंटिन्यू करता फिर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकती है इनके खिलाफ। अहमद साहब क्या कहते हैं आप?
आप दुरुस्त कह रहे हैं जी कि माहौल पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम माहौल को भी ऑब्जर्व करें पिछले 3-4 साल में, तो माहौल भी मौसम की तरह साल में 3-4 दफ़ा बदलता है और एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि माहौल किसी ना किसी स्टेज पर बदल जाना है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि पॉलिटिकल फोर्सेस एक कॉमन एजेंडे पर इकट्ठी नहीं है, जिसकी वजह से होता ये है कि कभी एक दूसरे को लड़ता है, कोई उससे लड़ता है, किसी को लड़ाया जाता है। सो मैं ये भी समझता हूँ कि माहौल भी ज़्यादा देर इस तरह नहीं रहेगा। माहौल जब चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा और आपके प्रोग्राम में जब हम बात करेंगे तो इस स्टेटमेंट की कंप्लीट ये बदकिस्मती है कि इस मुल्क में अदल जो है वो माहौल के साथ चलता है। मतलब इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है कि, और आप एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, आप ज़्यादा समझते होंगे इन बातों को। मुर्तज़ा साहब, इमरान खान की पकड़ नहीं हो रही किसी भी केस में, वो इल्तवा भी ले लेते हैं, वो इल्तवा भी उनको मिल जाता है, उनको स्टे भी मिल जाता है, उनके खिलाफ जो बयानिया बनता है, आप अगर जाके सोशल मीडिया में या उनके फॉलोअर से बात करें, वो कहते हैं 2 नंबर है, ये तो बात ही नहीं है, जो इमरान ने कह दिया सच है। तो ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद आज आपके ख्याल में ग्राउंड के ऊपर इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा? और अगर नहीं पड़ा तो इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है, और अगर पड़ा है तो वो क्या पड़ा है आपके नज़दीक? देखें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पीटीआई के चेयरमैन को कितनी रियायतें मिली हैं, तो ये बात तो दरो दीवार पे लिखी है। उनके ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं उसमें जिस तरीके से एक प्री मडाना करके उनको ट्रीट किया गया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट्स हों, चाहे दूसरी कोर्ट्स हों, तो ये एक मेरे ख़्याल में एक बहुत ही अफसोसनाक अमर है कि जिस तरीके से उनको खुसूसी उनके साथ बर्ताव किया गया है। मैं उसकी तफसीलात बताकर आपको बोर नहीं करना चाहता, ये है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो माहौल जो है वो बदल रहा है, और सहूलत जो पहले उनको मौजूद थी वो हमेशा उनके लिए मौजूद नहीं रहेगी। जहाँ तक ये साइफर का और आज़म खान के बयान का ताल्लुक है जी। आप आज़म खान को एक साइड पे रख लें, मैं नहीं कहता कि वो मदर तेरेसा हैं। मेरे ख्याल में तो साइफर का जो जुर्म है उसके जितने किरदार हैं उनमें से मौसूफ भी शामिल है, लेकिन जो मरकज़ी किरदार है वो इमरान खान खुद है। इस पे किसी को शक नहीं है कि साइफर को किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। इस पे ऑडियोज मौजूद हैं जो ये प्रूव करती हैं, साबित करती हैं कि किस तरह से उन्होंने मनसूबाबंदी की, किस तरह से उन्होंने कहा कि हम इस पे खेलेंगे, किस तरह से पहले उन्होंने कहा कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, किस तरीके से उन्होंने 11 मार्च को कामरा में जनरल बाजवा से कहा, जब उनसे पूछा गया कि जी एक कोई ये साइफर है, उनका नहीं कोई बात नहीं है, ऐसे आते रहते। ये खिचड़ी पकाते रहे। 21 मार्च को जो इस्लामी मुल्कों के वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अमेरिकी नुमाइंदा को बुलाया, और किस तरह से शाह महमूद कुरैशी हंस हंस के उनके साथ मिल रहे थे, कैसे बयानात जारी हो रहे थे, ये सारा जिस तरीके से ये ड्रामा किया गया। लेकिन इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि वो जो कागज़ जिस तरह से उन्होंने लहराया और फिर उसको बुनियाद बनाकर वो काम किया जो अब तक पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स करते आए हैं, कौमी असम्बली को तहलील करना और एक तरह का झूठा बयानिया लेके आर्टिकल 5 को इस्तेमाल करके उन्होंने जिस तरह से किया, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने इत्तेफाक राय से सुओ मोटो लेने का फैसला किया, और फैसला भी इत्तेफाक राय था कि ये गैर आईनी तरीके से कौमी असम्बली तहलील की गई। एक जज साहब ने कहा कि ये आईनी फ्रॉड है। तो ये बात तो दुरुस्त है कि जी उनको रियायतें मिली हैं। अब ये जो बयान है ये दबाव में है नहीं है, अब 25 तारीख को बुलाया है FIA। लेकिन मुर्तज़ा साहब, मेरा सवाल आपसे बुनियादी ये था कि उनके फॉलोअर्स को फर्क नहीं पड़ रहा इससे, तो फिर इन चीज़ों का फायदा क्या अगर वोट बैंक उनका इंटैक्ट है? क्या आपके ख्याल में फर्क पड़ रहा है? देखें, फॉलोअर्स उनके जो बिल्कुल उन पे अंधा एतमाद करते हैं वो करते हैं, वो तो सारे ही उनके उनका हक है। जो उनके जितने फॉलोअर हैं सारे अंधा एतमाद करते हैं, इसमें क्या दो रहा है? करते रहें, लेकिन ये आप हवा ना खड़ा करें कि जी उनकी मकबूलियत आसमान को चली गई है। ये कैसे साबित होगा कि उनकी मकबूलियत आसमान को चली गई है? इसका कोई सबूत है? कोई नहीं है। जब होंगे इलेक्शन, सबसे अच्छा जो पोल है वो पोलिंग बूथ पे होता है, जब वो होगा। और ये मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हफीजुल न्याज़ साहब, इमरान खान के खिलाफ केसेस बोधे हैं, इसलिए जजेस भी जो है वो लीनियंट एटीट्यूड अपनाए हुए रखा हुआ है, या
पॉपुलैरिटी उनकी जो है वो अभी तक इंटैक्ट है, उसके प्रेशर की वजह से उनको कॉन्सेशंस मिल जाती हैं। और आपके नज़दीक या फिर आपको लगता है कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी, जितने भी केस आ जाए, जितना उनका बयानिया झूठा साबित हो जाए, साइफर हो कुछ और हो, वो अपनी पॉपुलैरिटी में वहीं पे खड़े हुए हैं? देखिए, दो चीज़ें अलग-अलग हैं। पहली बात तो यह है कि आप जो जितने फैक्टर्स आपने गिनवाए हैं उसको एक साइड पर रखें जी। आप इमरान खान साहब की अपनी जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं उसकी एक प्रैक्टिस देखें कि 2013 के अंदर पार्टी फंडिंग केस के खिलाफ होता है अकबर बाबर साहब। वो बेचारा मेरा ख्याल है कि 3.5 साल या 3 साल 8 महीने इक़्तिदार भी रहा, वो जूठे चटखाते उनके जूतों के तलवे जो घिस गए थे और कोई उसको ओन करने पर तैयार नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब भी उस वक्त मुल्क के वसी तर मफाद के तहत जो है वो कोई सख्त अपोजिशन देने के कायल नहीं थे इमरान खान साहब को। तो उसमें ना उन्होंने वो कोई केस चलने दिया। 2014 में इन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद के एसपी जुनेजा को जो गुलैल की वो उससे उन्होंने उसको कत्ल करने की कोशिश की, वो केस बना, ये उन्होंने वो नहीं चलने दिया। उसी दौरान भी 1-2 और केसेस बने टेररिस्ट कोर्ट के। ये कहते हैं मेरे पे कैसे बन सकते हैं। मुझे इमरान खान साहब की ये दलील इतनी अच्छी लगती है, वो कहते हैं मेरे पे कैसे बन सकते हैं। उनका वकील भी यही कहते हैं, वो ये कहते नहीं है कि जी आप चलाओ केसेस और चलो अदालतें जो इतनी फेवर दे रही हैं तो ये भी ले लो, अदालतों में पूरी तरह इसको जो केसेस चल के और उनका ट्रायल हो और उसके बाद पता चले कि आप कहाँ खड़े हो। तब से लेके आज तक एक केस बताएं, अच्छा 202 सूरतें सामने आती हैं। अव्वल तो अदालतों ने उनको रिलीफ दे दी, फिर ये जजेस का जो सेट बैठा है यहाँ पे हमारे आजकल की सुप्रीम कोर्ट की जो है, इनकी आपको ट्रेल नहीं पता कि जब भी इन जजेस से ने जब भी इमरान खान साहब के कोई हक में बात की है, लेकिन नियाजी साहब तो वो इमरान खान वर्सेस पीडीएम में आपके नजदीक क्या है पोजीशन? थोड़ा सा पॉपुलैरिटी वाइज जो इमरान खान साहब की आस्किंग से डिवेट की है। थोड़ा सा सवाल आपसे मेरा यही है, आपके नजदीक ग्राउंड के ऊपर जो है इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है उनके वोटर से, जितने भी केसेस उनके ऊपर हो रहे हैं, या नहीं मिल रहा? या आपको लगता है कि पोलिंग वाले डे जो है चल जाएगा पता कि जी इमरान खान बहुत कुछ लूज कर चुके हैं? मैं सर बिल्कुल अभी बड़ी अच्छी बात की थी सोलंकी साहब ने कि जो असल गेज है वो वोटिंग है, लेकिन उस असल गेज को भी तो किसी जगह होने देना। वो बात शुरू हुई है अप्रैल से, वो भी तो नहीं ना होने दे रहे। वो मैं कहता हूँ सुबह करवा लें, पता लग जाएगा कौन है। हो सकता है खान साहब ना हो सकता है कोई और हो। और ये भी हो सकता है, जहाँ तक पब्लिक की बात है सर, उसका गेज इस वक्त हमारे पास क्या है, सोशल मीडिया है, बाकी जो डिफरेंट पोल्स आ रहे हैं वो है, उस पर तो आप मेरे से बेहतर समझते हैं कौन पॉपुलर है। अब ले दे के पीछे इलेक्शंस रह जाते हैं। अब इलेक्शंस को जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने और पीडीएम की गवर्नमेंट ने डिले किया है, पंजाब की भी, और इस वक्त भी जो कोशिश हो रही है, उनका दिल है कि 24 घंटे जब रह जाएं उसमें से भी कुछ 6 रह जाएं, जितना आगे जा सके। बंदे भी वो चाहते हैं रिटायर हो जाएं। उसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन जो है दिस इज द करेक्ट क्राइटेरिया टू डिटरमिन। बाकी पब्लिक क्या कहती है उस पर ऑफकोर्स हमारे कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हो सकते हैं, हर आदमी की लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, लेकिन जो आइन के अल्फाज हैं जी स्टार्ट के 3, वो मैं बोलना चाहूँगा आपके प्रोग्राम में कि हाकमियत अल्लाह ताला की ज़ात की है, अवाम ताकत का सरचश्मा है और अपने नुमाइंदगान के थ्रू पावर एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए इलेक्शन ज़रूरी है, वो जब होंगे पता लग जाएगा। राइट, बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है और ऑब्वियसली इलेक्शन उम्मीद है इस साल हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन पहुंचने तक कौन सा कैंडिडेट कन्विक्ट होगा, कौन सा अहल हो कौन सा नाअहल, ये भी बड़ा मैटर करता है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं जी। प्राइम मिनिस्टर का भी आप खिताब देख रहे थे। पाक फौज के ताउन से जो है वजारत IT ने एक बड़ा बैनुल-अक़वामी लेवल का सेमिनार किया है और ऑब्वियसली लग ये रहा है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उनको क्रेडिबिलिटी के लिए इस वक्त और स्ट्रेंथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए भरपूर ज़रूरत है फ़ौज की, और फ़ौज दे भी रही है। मेरे साथ मोहम्मद आसिफ पीर साहब मौजूद हैं जो सेमिनार में थे, आप IT एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद आसिफ साहब, क्या ख़ास बात है सेमिनार की और फ़ौज का इसमें क्या रोल है इस पूरे IT सेमिनार के अंदर? जी अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। सबसे पहले ये IT का जो इवेंट आज हुआ है, ये बड़े अरसे बाद पाकिस्तान का सबसे मैंने 10 सालों में ऐसा इवेंट नहीं देखा। बड़े भरपूर उसका इंतजाम था और बहुत इंकरेजमेंट मिली है IT इंडस्ट्री को। आई थिंक फ्रॉम जो कंपनीज हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, टू फ्रीलांसर्स, टू स्टार्टअप, तो एक्चुअली रिकग्निशन और अवार्ड से बहुत यंग जनरेशन को बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो एक इस नज़र से बहुत अच्छा इवेंट और बहुत अच्छे सारे लोगों ने अटेंड किया। और बाकी आपने जो बात की SIFC, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज कहा वहाँ पर कि SIFC का जो रोल है वो
वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सिंगल विंडो ऑपरेशन फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि ये पॉलिसीज जो भी बन रही हैं और जो भी काम हो रहा है वो कंसिस्टेंसी के साथ आगे चलेंगी और स्टेबिलिटी रहेगी। इस आईटी सेमिनार से हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ ऐसी नई होने जा रही है जो इससे पहले नहीं हो रही पाकिस्तान में आईटी को लेके? बेसिकली ये इस सेमिनार में यही जो इस पे तवज्जो दी गई है कि SIFC जो बनाया गया है उसमें सिंगल विंडो पर तवज्जो दी गई है और जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी कोई भी चीज़ होगी उसको एक सिंगल विंडो ऑपरेशंस के थ्रू हल किया जाएगा और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, पाकिस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो डोमेस्टिक आईटी जो पाकिस्तान को खुद डिजिटल पाकिस्तान या डिजिटाइज करना है वो ये सारी चीज़ें और कोई भी इशू किसी को फेस होगा तो व्हाट वी हैव हर्ड टुडे इज के फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर साहब के SIFC के थ्रू एक्चुअली भारत ने जो है आईटी में रेवोल्यूशन ले आया, आपको पता ना, बिलियन डॉलर की उनकी जो है उसकी सनत है ये। लेकिन पाकिस्तान में आपको लगता है कि सिर्फ सेमिनार तो अच्छी बात है किया, लेकिन जब तक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या हुकूमत के लेवल पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर इसको फोकस नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे है अभी आईटी में। ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी जितनी है और जितने लोग हैं हमारे पास उनको टैलेंट में कन्वर्ट करने के लिए हर किसी को बहुत काम करना है। सेमिनार इज वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट, वेयर एवरीवन, जो आपने कहा कि इन द कंट्री फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट टू पॉलिटिकल गवर्नमेंट एवरीवन रिकॉग्नाइजेस कि ये एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है और इससे एक्सपोर्ट और पाकिस्तान को जो आपका हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और ये सारी चीज़ों में हेल्प करेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में खास तौर पे हेल्प करेगा। लेकिन उसके लिए काम तो ज़ाहिर है बहुत करना है। ये दिस इज वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ आपको वोकेशनल ट्रेनिंग से लेके यूनिवर्सिटीज को एम्फेसाइज करके बहुत टैलेंट बनाना और मैथ्स लेवल पे बनाना है। ये कोई ये नहीं है कि हमने 5000 बच्चे ट्रेन कर लिए तो हम बहुत सारा एक्सपोर्ट जनरेट कर लेंगे या स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रो हो जाएगा। इट हैज टू बी डन एट द मास लेवल वेयर हम ये सारा इकोसिस्टम को चेंज करें और जल्दी करें, क्योंकि टाइम इस जो दुनिया जितनी तेजी से AI का रेवोल्यूशन और आ रहा है वो हमारे पास वक्त थोड़ा है और आई थिंक वी हैव टू कम्पीट एट इंटरनेशनल लेवल। सो सप्लाई और डिमांड दोनों साइड पे काम करने की जरूरत है। सप्लाई फ्रॉम HR पर्सपेक्टिव और डिमांड जनरेशन टू ब्रांड पाकिस्तान, वाई पाकिस्तान इन IT। इसका जो इकोनॉमिक नैरेटिव है ये आप लोग प्लस गवर्नमेंट प्लस एवरीवन नीड्स टू इनकरेज कि ये हम थोड़ा सा इस पे बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ पीर साहब बता रहे थे। बेसिकली अच्छी बात है जी सेमिनार हुआ और उससे बढ़ के ये कि जो पाकिस्तान का नौजवान है उसको जब तक इंसेंटिव नहीं मिलेगा उसकी दिलचस्पी नहीं होगी पाकिस्तान में रहकर, बजाय इसके कि पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाए और वो IT के मौके या दूसरी फील्ड्स के अंदर जाके बड़े इंसेंटिव अवेल करें, तो पाकिस्तान के अंदर नहीं है इंटरेस्ट मिलेगा, वो स्टेबिलिटी मिलेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो इकोनॉमिक इंसेंटिव। तो एक सेमिनार तो काफ़ी नहीं होगा, हमें तो पूरी एक सोच को बदलना होगा, एक पूरी ग्राउंड के ऊपर रेवोल्यूशन लाना होगा। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।